नमस्कार साथियों, सादर वंदे। मैं राकेश चौहान आपके अपने YouTube चैनल चौहान सर साइंस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं अगली सीरीज। इससे पहले हमने इस यूनिट के 4 पार्ट पढ़ लिए। चौथे पार्ट इम्पोर्टेंट पार्ट था, वहां पे हमने पढ़ा नैनसेट इक्वेशन। आज उस नैनसेट समीकरण के अनुप्रयोग यानी इसके एप्लीकेशन पढ़ेंगे, इसका यूज कहाँ होता है। नैनसेट समीकरण के अनुप्रयोग में हम इस समीकरण द्वारा किसी भी अर्ध शेल का विभव निकाल सकते हैं या इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर सकते हैं। तो इस समीकरण द्वारा अर्ध शेल विभव ज्ञात कर सकते हैं। मैं बात करूं अगर नैनसेट समीकरण की, तो अगर आप नए हैं तो पार्ट 4 जरूर जाके देखें, और अगर आप कंटिन्यू है तो आपको नैनसेट समीकरण के बारे में संपूर्ण जानकारी होगी। तो हमने नैनसेट समीकरण को व्युत्पन्न किया था, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591/2 आया था यहाँ पे, और लॉग यहाँ पे अगर मैं रखूं तो क्या रखा था, उत्पाद। अब ये किसी सबके लिए लागू हो रही, उत्पाद बट्टा अभिकारक। ये थी हमारे पास नैनसेट इक्वेशन। अब जैसे आपने पढ़ा था पहले पार्ट में डैनियल सेल के बारे में, तो डैनियल सेल में लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीकरण होता है, एक इलेक्ट्रोड पर अर्ध ऑक्सीकरण, और इधर होता है अर्ध अपचयन। तो यानी डैनियल सेल की मैं बात करूं, डैनियल सेल, ये इसके एप्लीकेशन है डैनियल सेल। तो डैनियल सेल में अगर पूछा जाए एनोड पर, तो अभिक्रियाएं आपको याद होनी चाहिए। एनोड पे कौन होता है, एनोड पे होता है जिंक, और एनोड पे क्या होता है, LOAN। शॉर्ट ट्रिक वीडियो फर्स्ट में जाके जरूर देखें। तो एनोड पे हो रहा है ऑक्सीकरण, तो Zn है जो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, Zn+2 इलेक्ट्रॉन। अब मैं बात करूं अगर कैथोड की, तो कैथोड पे होता है अपचयन, और आप सबको पता है कैथोड पे कौन सा इलेक्ट्रोड होता है, कॉपर का इलेक्ट्रोड, और वहां पे होता है अपचयन, यानी Cu+2 इलेक्ट्रॉन, और क्या बनेगा, Cu। तो एक और होता है अर्ध ऑक्सीकरण, इधर होता है ऑक्सीकरण और इधर होता है अपचयन, यानी एनोड पे ऑक्सीकरण और कैथोड पे क्या होता है, अपचयन। अगर आप नए हैं तो यहाँ समझने में आपको दिक्कत होगी, इसीलिए आप पार्ट 1, 2, 3 और 4 जरूर देखें, जिससे पार्ट आज 5वां है वो आसानी से समझ में आएगा। अगर मैं बात करूं इन दोनों अभिक्रियाओं से पूर्ण अभिक्रिया बनाऊं, तो इस 2 इलेक्ट्रॉन से ये 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, इधर ध्यान देना, लेफ्ट हैंड साइड में Zn+Cu+2, ये एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, और यहां बचा Zn+2+Cu। अब इस रिएक्शन के लिए मैं लागू कर रहा हूं नैनसेट इक्वेशन, यानी नैनसेट समीकरण। तो क्या होती है नैनसेट समीकरण, E बराबर E0 शेल माइनस 0.0591/2 लॉग। अभिकारक कौन है यहाँ पे इस अभिक्रिया में, अगर देखा जाए इस अभिक्रिया में यह है अभिकारक और यह है रिएक्टेंट यानी उत्पाद। तो अभिकारक, सॉरी, यह है अभिकारक और यह है उत्पाद, तो उत्पाद बट्टा अभिकारक। तो उत्पाद कौन है, Zn+2 की सांद्रता, और यहाँ पे कॉपर यानी Cu, और इसी प्रकार यहाँ पे लेना है Zn और क्या है Cu+2। तो इस अभिक्रिया में ध्यान देना, यहाँ पे जो Zn बराबर Cu होता है, क्या होता है, Zn बराबर Cu, या इनकी सांद्रता क्या होती है, बराबर होती है। इनकी सांद्रता क्या होती है, ये थोड़ा सा याद रखना यहाँ पे आपको, इनकी सांद्रता क्या होती है, बराबर होती है। अगर मैं Zn के स्थान पे Cu रखूं, यानी यहाँ पे Cu रखूं, तो इस Cu से ये Cu कट जाएगा, तो फाइनल वैल्यू मैं ऊपर लिख रहा हूं E बराबर E0 शेल माइनस 0.0591/2 लॉग, यहाँ पे बचा है Zn+2 +2 इलेक्ट्रो Cu
+2। तो यहाँ जो ये इसकी सांद्रता है Zn+2 आयन व Cu+2 आयनों पर निर्भर करती है, आयनों पर निर्भर करती है। क्या करती है? आयनों पर निर्भर करती है। तो यह एक एप्लीकेशन है नैनसेट समीकरण का, यानी नैनसेट समीकरण द्वारा किसी का अर्धशेल विभव या इलेक्ट्रोड विभव आप ज्ञात कर सकते हो। तो ये है नैनसेट इक्वेशन, और ये डैनियल सेल में एक एनोड पे ऑक्सीकरण होता है और कैथोड पे अपचयन होता है। पार्ट फर्स्ट में जाके जरूर देखें। जब इन दोनों अभिक्रियाओं को पूरी करवा दी जाए, यानी जोड़ दिया जाए, तो ये रिएक्शन प्राप्त होती है। इस रिएक्शन को मैंने यूज लिया नैनसेट समीकरण में। तो यहाँ पे Cu और Zn की सांद्रता क्या होती है? इक्वल होती है। इसीलिए जो लास्ट वैल्यू हमारे पास ये प्राप्त हुई है, इस वैल्यू में जो इसकी सांद्रता किस पे डिपेंड करती है? Zn+2 आयन और कॉपर+2 आयनों पर क्या करती है? निर्भर करती है। यह एक एप्लीकेशन है नैनसेट समीकरण का। अब हम पढ़ेंगे साम्य अवस्था स्थिरांक के। कभी कभार एग्जाम में पूछ लिया जाता है साम्य अवस्था स्थिरांक क्या होता है या उनका व्युत्पन्न। नैनसेट समीकरण द्वारा हम निकालेंगे साम्य अवस्था स्थिरांक। तो इसमें आपको यूज करनी पड़ेगी कंडीशन साम्य अवस्था की। तो मैं बात करूं अगर नैनसेट समीकरण की, तो आप सबको विदित है नैनसेट समीकरण क्या है, हम जानते हैं, यानी वी नो दैट, यानी हम जानते हैं नैनसेट इक्वेशन के अनुसार, यानी नैनसेट समीकरण आप चाहो तो साथ साथ राइट डाउन कर सकते हो, या एक बार वीडियो पूरा देखने के बाद आपको मैं स्क्रीनशॉट लेने का टाइम दे सकता हूं, और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ उपलब्ध करवा दी जाएगी। अगर वहां भी उपलब्ध नहीं हो तो आपको मेरे नंबर 7073528607 पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं पीडीएफ। तो मैं आपको इस यूनिट के पूरे यूनिट के पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा। तो मैं बात कर रहा हूं नैनसेट इक्वेशन की। तो हम जानते हैं नैनसेट समीकरण क्या होती है, तो बार बार इसको लिखोगे तभी याद होगी। तो ई सेल, जो ई सेल होता है, ई नॉट सेल माइनस 0.0591/2 और लॉग क्यू, यहां लॉग क्यू के स्थान पे उत्पाद बटा अभिकारक हो सकता है। यह है इक्वेशन फर्स्ट, आप इसको इक्वेशन फर्स्ट। अब मैं बात करूं साम्य अवस्था स्थिरांक की, तो आपको साम्य अवस्था स्थिरांक में साम्य अवस्था की कंडीशन लेनी पड़ेगी, और उसमें किसको किसको जीरो रखना है, यह इंपॉर्टेंट कंडीशन है। साम्य अवस्था इक्विलिब्रियम साम्य अवस्था पर, तो जब साम्य अवस्था होती है तो आपको इसमें किनको किनको जीरो करना, ये इंपॉर्टेंट है। जब ई नॉट सेल होता है 0 के बराबर, तो डेल्टा जी किसके बराबर होता है? गिब्स ऊर्जा, ये भी होती है 0, और इस स्थिति में ये जो Q है वो बराबर होता है K के, और इस K को कहते हैं साम्य अवस्था स्थिरांक या साम्य स्थिरांक। इसकी वैल्यू अभी हमें फाइंड आउट करनी है। इसकी वैल्यू हम 2 तरीके से ज्ञात करेंगे, और इसके ऊपर आगे आंकिक प्रश्न भी पढ़ेंगे। तो मैं बात कर रहा था नैनसेट समीकरण, हमको पता है नैनसेट समीकरण ये है, ई सेल बराबर है जो ई नॉट सेल माइनस 0.0591/2 लॉग क्यू। यहाँ लॉग क्यू उत्पाद की सांद्रता बट्टा अभिकारक की सांद्रता है, और साम्य अवस्था पर आपको ई सेल की वैल्यू करनी है 0, और गिब्स ऊर्जा यहाँ पे डेल्टा जी है 0, और क्यू बराबर होता है K के इक्वल। कंडीशन कौन सी है? इक्विलिब्रियम, यानी साम्य अवस्था। अब ये जो वैल्यू आई है हमारे पास, इन सब वैल्यू को पुट करो इक्वेशन फर्स्ट में। तो इक्वेशन 1 में ई सेल के मैं जगह पे रख रहा हूं 0, जो ई नॉट सेल अपने स्थान पे पड़ा है माइनस 0.0591/2 लॉग, बच्चों में क्यू के स्थान पे क्या रख रहा हूं? K। अब इसका मैं उधर पक्षांतर कर रहा हूं, हमारे पास ये वैल्यू है, इसी में से log K को फाइंड आउट करना है। जब log K आ जाएगा तो हम आसानी से क्या निकाल सकते हैं? K की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको मैं आगे लिख रहा हूं, ध्यान देना। यहां पे यो ई सेल है, ये माइनस वाली वैल्यू इधर आ जाएगी तो क्या हो जाएगी? प्लस की, यानी 0.0591/2, और साथ में क्या आ जाएगा? log K, और बराबर ये ई सेल, ई नॉट सेल अपने स्थान पे पड़ा है, यानी ई नॉट सेल।
अब आपको वैल्यू निकालनी है के की, लेकिन हमारे पास log के है, तो आप पहले log के तक पहुंचो, फिर मैं आपको कन्वर्ट करना बताऊंगा। log को एंटी log में कन्वर्ट करके के की वैल्यू आप निकाल सकते हो। यानी यहां ये जो गुणा में पड़ा है log के, बेस में क्या है 10 है, कुछ नहीं। तो ई नॉट सेल को मैं डायरेक्ट लिख दूं, ई सेल, ई नॉट लिख दूं, ई सेल को रहने दो, सेल लिखो या मत लिखो, इनटू यहां पे ये सॉरी यहां पे थोड़ा सा चेंज करना, यहां पे ये जो वैल्यू किसकी है एन की, क्योंकि हम दो कब लेंगे, थोड़ा ध्यान देना वापस, दो कब लेंगे जब आयनों का स्थानांतरण हो तब दो लेंगे, तब तक आपको क्या रखना है यहां पे एन रखना है। आप दो ले सकते हो, कौन सी डेनियल सेल वाली रिएक्शन के लिए जिसमें हमने एक आंकिक पर्सन भी पढ़ा था, वहां आप दो ले सकते हो। तो यानी ये एन ऊपर आ जाएगा गुणा में, बट्टा ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू आ जाएगी नीचे 0.0591। ये वाली वैल्यू हमारे पास किसकी वैल्यू आई है, log k की वैल्यू आई। किसकी वैल्यू, log k की वैल्यू। अब इस log k को मैं कन्वर्ट कर रहा हूं, अगर आपके पास कोई पूछे बेस ऑफ 10 x बराबर y है, तो x की वैल्यू निकालनी है, तो x बराबर एंटी लॉग ऑफ y। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, x की वैल्यू। किसकी वैल्यू हो जाएगी, x की वैल्यू। इसी प्रकार k की वैल्यू निकालनी है, तो मैं इसको लिख रहा हूं यहां पे, k बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, एंटी लॉग और गुणा में क्या पड़ा, n ई नॉट सेल बट्टा 0.0591। ये किसकी वैल्यू आ गई, k की वैल्यू। अगर साम्य अवस्था इस तरह निकालना हो, n की वैल्यू है आपके पास, e की वैल्यू है, तो आप आसानी से निकाल सकते हो। एक और तरीका है जिससे मैं k की वैल्यू, एक दूसरा तरीका है जिससे भी आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हो, k की वैल्यू। लेकिन मैं इसको एक बार रिवाइज कर रहा हूं, फिर भी आपको समझ में नहीं है तो वीडियो को स्लो या रिपीट करके भी आप देख सकते हैं। तो साम्य अवस्था स्थिरांक फर्स्टली बता रहा हूं, के निकालना है नैनसेट समीकरण से। तो हम जानते हैं कि नैनसेट समीकरण बराबर ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बट्टा एन। एन होता है दो, जो अभिक्रिया के ऊपर डिपेंड करेगा, आयनों के स्थानांतरण के ऊपर निर्भर करेगा, एन का log q। अब साम्य अवस्था स्थिरांक पे ई नॉट सेल हमें रखना है 0, गिब्स ऊर्जा भी रखनी है 0 और q की वैल्यू रखनी है k के बराबर, और ये k हमें फाइंड आउट करना है साम्य अवस्था स्थिरांक। इन सब का मान मैंने इस समीकरण 1 में रखा, फिर एक का आगे यह हुआ कि ये वाली वैल्यू माइनस में थी तो उधर चली गई, तो किस में हो गई, प्लस में हो गई, और ई नॉट सेल अपने स्थान पे पड़ा है। अब वैल्यू निकालनी है log k की। अगर आप log k को फाइंड आउट कर लोगे तो आसानी से k की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, क्योंकि log को कन्वर्ट कर सकते हैं एंटी लॉग में। तो log k अपने स्थान पे पड़ा है, ई नॉट सेल अपने स्थान पे, ये भाग वाली राशि ऊपर गुणे में हो गई और गुणा वाली किस में चली गई, भाग में। ये वाली वैल्यू को मैंने रखा है ऊपर, केवल log को चेंज किया है एंटी लॉग में। यानी यहां तक हमें क्या प्राप्त हो गया, ये आपको आगे आंकिक प्रश्न में ये काम आएगा फॉर्मूला, इसे ही कहते हैं साम्य स्थिरांक। अगर मैं बात करूं तो इसको एक और तरीके से भी आप निकाल सकते हो, वो मैं तरीका बता रहा हूं आपको। आपको k की वैल्यू याद रखनी है ये वाली। तो एक और तरीका है, हम जानते हैं, हमने यूज किया था नैनसेट समीकरण में, हम जानते हैं डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू, आर टी एल एन क्यू। तो समीकरण 1 अब की बार मैं इसको नाम दे रहा हूं, ये कंसेप्ट है 11th का। क्या है, 11th का कंसेप्ट है। किसका है, 11th का। अब मैं बात करूं साम्य अवस्था पर, किस पे बात करूं, साम्य अवस्था पर। तो जो डेल्टा जी है इस बार क्या रहेगा, जो पिछली बार पढ़ा था डेल्टा जी बराबर 0 और Q बराबर क्या हो जाएगा, K के बराबर, और इसे ही बोलते हैं स्थिरांक यानी कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब मैं इनकी वैल्यू रख रहा हूं इक्वेशन 1 में, यानी ये वाली वैल्यू हो गई 0, डेल्टा जी नॉट मानक गिब्स ऊर्जा, डेल्टा जी नॉट क्या है यहाँ पे, मानक गिब्स ऊर्जा, आर टी एल एन के क्या हो जाएगा, यहां पे ये लॉग कर लेना आप, ये लॉग, यहां तक कोई दिक्कत। अब मैं इसको पक्षांतरण करके log
पहले किसकी वैल्यू निकाल लूँ, log k की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो इस वाली वैल्यू को मैंने इधर ट्रांसपोर्ट किया तो माइनस आर टी log k बराबर डेल्टा नॉट जी। चाहे माइनस आप यहां से हटा के यहां लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस के 2 बराबर x है तो x की वैल्यू क्या है, -2 या 2 बराबर -x। तो अब हमें वैल्यू निकालनी है log k की। किसकी निकालनी है, log k की। तो -g0 बट्टा आर टी। अब हमारे पास पड़ा है k और इसी प्रकार हो जाएगा एंटी लॉग, क्या हो जाएगा, एंटी लॉग माइनस का डेल्टा जी बट्टा आर टी। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, लॉग के की। तो इक्वेशन ये याद रखनी है 2 और इसी प्रकार ये याद रखनी है। इन 2 समीकरणों के उपयोग से यानी साम्यावस्था स्थिरांक के आधार पे हम आगे आंकिक प्रश्न करेंगे। यानी पूर्ण आंकिक प्रश्न क्या है, एक क्वेश्चन आपको दे रखा है, उसी में ए और बी दे रखा है, वो आपको फाइंड आउट करनी है जो पूछा गया है क्वेश्चन में। तो एक रिएक्शन दे रखी है आपके सामने, अभिक्रिया है 2Fe+3 + 2I - 2Fe+2 + I2। तो यहाँ पे मैं थोड़ा आ गया है 10th का कंसेप्ट, तो वो भी बता देता हूँ। आपको पूछा जाए Fe+2 से Fe+3, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें होता है आयन की वृद्धि या इलेक्ट्रॉन का डोनेट। यानी जब इलेक्ट्रॉन का डोनेट किया जाता है, हमने पहले ही पार्ट में पढ़ा था, थोड़ा सा जिक्र किया था, इलेक्ट्रॉन का त्याग यानी ऑक्सीकरण। और यहाँ देखा जाए तो यहाँ +2 थे और कितने हो गए +3। तो एक बात यहाँ भी आती है धनायन की वृद्धि, तो भी आप कर सकते हो ऑक्सीकरण। तो यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। और यहाँ देखा जाए +3 से 2 यानी इसका उल्टा, ऑक्सीकरण और अपचयन एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। तो यहां होगा अपचयन, यानी यहां क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो ये छोटी सी बात थी जो बता दी ऑक्सीकरण और अपचयन से रिलेटेड। तो आपको एक रिएक्शन गिवन है और पूछा गया है कि E0 सेल है, ये किसके लिए दे रखा है, इसके लिए E0 सेल बराबर अगर 3.5 वोल्ट अगर आप लेते हो तो मानक गिब्ज ऊर्जा, यहां से आपको पता चलना चाहिए ये डेल्टा नॉट जी है, ये आपको फाइंड आउट करना है। दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है अगर E0 सेल का मान मैंने चेंज कर दिया, यानी आपके क्वेश्चन में चेंज है 0.236 वोल्ट है, तो आपको ज्ञात करना साम्य स्थिरांक, यानी यहाँ पे आपको वैल्यू ज्ञात करनी है k की और साथ में ज्ञात करना है डेल्टा जी। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि आपको अब क्या क्या वैल्यू निकालनी है। तो मैं बढ़ता हूँ सॉल्यूशन ए का, सॉल्यूशन में कर रहा हूँ ए का। तो पहले तो सॉल्यूशन करने से पहले आपको लिखना है दिया गया, यानी आपको क्या क्या दिया गया है। इसमें दे रखा है आपको E0 सेल, यानी E0 सेल जिसे आप कहते हो मानक इलेक्ट्रोड विभव, क्या कहते हो, मानक इलेक्ट्रोड विभव, जिसकी वैल्यू आपके पास गिवन है 3.5 वोल्ट, ये आपको दे रखी है क्वेश्चन में। और पूछा गया है डेल्टा G0 जिसे आप कहते हो मानक गिब्ज ऊर्जा, मानक गिब्ज ऊर्जा, ये आपको फाइंड आउट करनी है। और अगर यहां देखा जाए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कहीं से भी उठाओ, यहां पे टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बच के आ रहे हैं, प्लस का 3 है और इधर है माइनस का 1, तो कितने बचेंगे, प्लस के 2, और यहाँ पे प्लस का 2 है और प्लस 0 है, यानी कितना बचेगा, प्लस का, कुल मिला के प्लस के 2, यानी इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण कितना हो रहा है, 2, यानी वैल्यू n की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, 2, n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। अब आपने अगर इस चैप्टर की क्लास को कंटिन्यू यानी पिछले पार्ट देखे हैं तो मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था डेल्टा जी बराबर -NFE0 सेल, याद आया कुछ, इसको मैं ले रहा हूं इक्वेशन फर्स्ट। डेल्टा जी बराबर -NFE0 सेल, n है स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या और F फेरेड छिन्नु 500 गुलाम होती है F की वैल्यू, ये भी आपको लिखवाई थी, 69 समीकरण सिद्ध करवाई थी तब, छिन्नु 500 गुलाम। अब ध्यान देना बच्चों, हमारे पास F की वैल्यू है, N की वैल्यू है, डेल्टा G0।
अगर मेरे को बताओ हमारे पास जी की वैल्यू ये है तो डेल्टा जी नॉट क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे ये इतना ही आएगा माइनस एन एफ ई नॉट सेल। थोड़ा सा चेंज कर लेना, जिस प्रकार डेल्टा जी बराबर ये होता है तो डेल्टा जी नॉट क्या हो जाएगा माइनस एन एफ ई नॉट सेल। अब हमारे पास एफ की वैल्यू है, एन की वैल्यू है, ई नॉट सेल की वैल्यू है, निकालनी किसकी है डेल्टा जी नॉट की। तो इक्वेशन सेकंड को पकड़ो, इसमें देखो किसकी किसकी वैल्यू है हमारे पास और किसकी वैल्यू हमें ज्ञात होगी। तो इक्वेशन 2 में मैं वैल्यू रख रहा हूं एन की, ये माइनस का माइनस एन हमारे पास है 2 इंटू एफ की वैल्यू 96,500, याद रखना 96,500, और ई नॉट की वैल्यू है 3.5 वोल्ट। और ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई बच्चों, अगर आप स्टूडेंट साइंस के चाहे बायो के हो तो इतनी कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हो। यानी हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 की जो मानक गिब्ज ऊर्जा है उसका मान हमारे पास ज्ञात है। कुछ नहीं करना है, पॉइंट हटाओगे नीचे 10 लगेगा, 1 0 से 1 0 और इनका क्या करना है गुणा करना है। वो वैल्यू हमारे पास आएगी डेल्टा जी नॉट की। तो पहला क्वेश्चन यहां तक सरल हो चुका है, इसमें पूछा गया है गिब्ज ऊर्जा, केवल इतना ही पूछा गया और तो कुछ नहीं पूछा गया। देख लेना एक बार। दूसरे क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ रहा हूं। दूसरे क्वेश्चन में कंडीशन है जब ई नॉट सेल की वैल्यू, अब की बार बी को मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं, तो ई नॉट सेल की जो वैल्यू है वो आपको दे दी गई है। 1 मिनट थोड़ा मैं इसको क्लियर कर देता हूं, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं इसको क्लियर कर देता हूं, अब यहीं पे करेंगे बी, उधर आपको दिखाई नहीं देगा थोड़ा। मैं क्वेश्चन नंबर बी यानी दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर बी। तो बी में जब ई नॉट सेल, अब की बार जो ई नॉट सेल की जो वैल्यू है वो आपको दे रखी है 0.236 वोल्ट, और साम्य स्थिरांक यानी अब की बार क्या ज्ञात करना है, साम्य स्थिरांक। साथ में एक चेंजेस दिया है साम्य स्थिरांक, और हमें अभी हमने पढ़ा कि वो हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है। और मानक गिब्ज ऊर्जा यानी डेल्टा नॉट जी भी हमें क्या करना है ज्ञात करना है। तो अगर आपने साम्य स्थिरांक के को सही से समझा तो पहले क्या ज्ञात करना होगा, हमें डेल्टा जी ज्ञात करना होगा। तो डेल्टा जी बराबर अभी हमने पढ़ा डेल्टा जी बराबर माइनस एन एफ ई नॉट सेल। यहां पे एन की वैल्यू अभिक्रिया यही है सेम, तो -2 इंटू जी की वैल्यू, एफ की वैल्यू 96,500 कूलाम, और ई नॉट सेल की वैल्यू है 0.236। ये किसकी वैल्यू आ गई डेल्टा जी नॉट, किसकी वैल्यू आ गई डेल्टा जी नॉट की वैल्यू। और हमने एक के की वैल्यू निकाली थी अभी, एंटी लॉग बराबर एन ई नॉट सेल, एन ई नॉट सेल बट्टा 0.0591। याद आया अभी के की वैल्यू, चाहे दोनों सूत्र में से आप कोई भी ले सकते हो। अब इसमें क्या करना है, एन ई नॉट सेल, एन ई नॉट सेल की वैल्यू क्या रखनी है, ये एन के स्थान पे 1 मिनट रुकना हो, के का के पड़ा है, एंटी लॉग का एंटी लॉग पड़ा है। एन की वैल्यू कितनी है बच्चों 2, ई नॉट सेल की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 0.236 बट्टा ये हमारे पास पड़ी है 0.0591। ये किसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, साम्य स्थिरांक के का मान भी हमने निकाल लिया। डेल्टा जी नॉट यानी गिब्ज ऊर्जा, मानक गिब्ज ऊर्जा, ये थोड़ा स्टैंडर्ड कंडीशन पे डेल्टा जी नॉट, साधारण होता तो भी हम निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार हमने एक क्वेश्चन के 2 पार्ट दे रखे उनको सॉल्यूशन किया।